चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला हम लोग का इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहेंगे? तो हम बता चुके हैं, जैसे अगर कोई रिएक्टेंट दिया हुआ है, और रिएक्टेंट आपका बदल रहा है कौन सी में? प्रोडक्ट में। तो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है और अगर ये रिएक्शन कोई कह रहा है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसको लिखने का तरीका है R बराबर K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर कितना? 1। ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमको ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2R नहीं, और यहां पर आपको लिखा हुआ है कि भाई ये रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो R बराबर K और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर कितना? 1। यानी यहां पर कोएफिशिएंट कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर बोल दिया कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट का पावर 1 ही देना है। अगर यहां पर 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, कुछ भी आ गया और बोल दिया कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना देना है? 1 ही देना है। ये नहीं कि कोएफिशिएंट 2 है तो पावर 2 मत बैठा दीजिएगा। ठीक। अगर हम लोगों को दिया हुआ यहां से रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट है R प्लस एस, और R प्लस एस से हम लोग को प्रोडक्ट बन रहा है P, और कोई बोलता है कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R का पावर 1 और S का पावर 0। नहीं, या इसी को आप लिख सकते थे ऐसे R बराबर चलो इसी को हम लिख सकते थे R बराबर K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 0 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट का पावर 1। बोलो दिक्कत है इसमें? नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लिखने का ये सब तरीका है, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन क्या बनता है? तो जितना भी तुम इक्वेशन देख लो सब में ऐसा लग रहा है कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना है? 1 है। नहीं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हुआ कि द रिएक्शन इन विच the reaction in which the rate of reaction depends upon first power of concentration of reactant is called as first order reaction। दिक्कत है? अगर वही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता तो यहां पे पावर कितना होता? 2। तो हम लोग बोलते हैं उसको कि द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन सेकेंड पावर ऑफ concentration of reactant is called as सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान रखना है। तो चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन यहां से हम लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं डेफिनेशन आसानी से। चलो अगले पॉइंट पे आए। नहीं,
तो देखो, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है आर बराबर के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नहीं, तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम इक्वेशन लिए हुए हैं, ये मैथ के इस इक्वेशन से मैच कर रहा है, y बराबर एम एक्स। तो y बराबर एम एक्स क्या है? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग ये कुछ गजब ही हो गया है। यही हम लिख देते हैं नीचे, या इससे काला किया जाए। चलो, तो ध्यान दो, y एक्सिस के जगह पर क्या लिखा हुआ है? r। नहीं, तो ये हम लोग का हो गया y एक्सिस। नहीं, तो ये रिप्रेजेंट कौन जी कर रहा है? r को। r का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और x एक्सिस के जगह पर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमको ग्राफ खींचना है, तो ओरिजिन से ग्राफ होगा, और कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ खींचना हो और कोई दे दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ खींचो, तो हम ग्राफ कैसा खींचेंगे? स्ट्रेट लाइन, जो कि कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। नहीं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जो हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है, ये मैथ के इस इक्वेशन से मैच कर रहा है, y बराबर एम एक्स। और ये y बराबर एम एक्स कौन सा है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ध्यान रखना है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी? अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी और बढ़ जाएगा। नहीं, यानी ये बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जितना तेजी से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही तेजी से बढ़ता है, क्योंकि पावर कितना है? 1 है। यहां पे रिएक्टेंट का पावर कितना है? 1। नहीं, तो अगर कंसंट्रेशन दुगना करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी दुगना, कंसंट्रेशन 4 गुना तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 गुना। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है। चलो, अगला हम लोग आता है इसमें डाटा फॉर्म। अगला हम लोग को इसमें दिया हुआ है डाटा फॉर्म। तो अगर डाटा फॉर्म पे ध्यान दिया जाए, डाटा फॉर्म पे ध्यान दिया जाए, थोड़ा देखो तो क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है? रेट। नहीं, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2 दिया है और रेट ऑफ रिएक्शन का मान भी 2 दिया हुआ है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसका पावर कितना करना होगा? 1। तो ये डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 4 दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 लेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए पावर कितना? 1। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो पावर आता है वही हम लोग क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 8 तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 8, दोनों को बराबर करने के लिए पावर 1। ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा डाटा कहीं दिया रहे आपको, 2-2 लिखा रहे, 4-4 लिखा रहे, 8-8 लिखा रहे, कंसंट्रेशन और रेट के बीच में अगर ऐसा डाटा दिया रहे, तो ये डाटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, देखा जाए। ये क्वेश्चन आपका 3-4 बार रिपीट कर चुका है और 5-5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखना है। क्या है ये? काइनेटिक इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नहीं, यानी हमको अब देखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन। ध्यान रखना है। तो आपको पहले समझना होगा कि काइनेटिक इक्वेशन जो है या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है, ये हमें क्या बताता है। तो पहला बात ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल लाइफ में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के होते हैं। नॉर्मल लाइफ में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो जनरली कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। जैसे नॉर्मल लाइफ में कौन सा रिएक्शन सारा बात बोल रहे हैं? नहीं, तो जैसे हम अगर कोई आदमी मर गया
कोई आदमी मर गया, नहीं तो वो आदमी कितने देर पहले मरा था, नहीं वो आदमी कितने देर पहले मरा था, उसको हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। यहां जो फॉर्मूला हम लोग को आएगा इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। कोई आदमी अगर मर गया तो कितने देर पहले मरा था, या कोई आपको बहुत पुरानी चीज मिल गई तो वो पुरानी चीज कितनी पुरानी है, कितने 100 साल पुरानी है, वो हम लोग इसी फॉर्मूला के आधार पर निकालते हैं। ध्यान रखना है। ऐसा कैसे होता है, तो बड़ा सिंपल है, ध्यान रखना है, केयर करना है कि जितनी भी चीजें प्राकृतिक हैं, जितनी भी चीजें नेचुरल हैं, उन सभी के अंदर C14 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? C14। ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर C14 का अमाउंट 100 ग्राम है, आपके अंदर मान लेते हैं कि C14 का अमाउंट कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, अब मान लीजिए किसी आदमी का देहांत हो गया, नहीं तो देहांत जैसा ही होता है C14 का अमाउंट घटने लगता है। C14 का अमाउंट क्या होता है? समय के साथ घटने लगता है। तो मान लो शुरू में जब आदमी जिंदा था उस समय उसके अंदर C14 की मात्रा कितनी थी? 100 ग्राम। नहीं, अब उसके अंदर C14 की जो मात्रा है वो रह गई मान लो कि 80 ग्राम। तो कितना खर्च हो गया? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को खर्च होने में कितना समय लगा होगा? अगर हम ये निकाल दें तो हमको मालूम चल जाएगा कि वो आदमी कितने देर पहले मरा था। नहीं मालूम चल जाएगा? सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है। सेम है, जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, जितना भी आपका पुराना सबस्टांस है, सबके अंदर कार्बन 14 का अमाउंट पाया जाता है। और ये सभी कार्बन 14 का जो अमाउंट होता है ये समय के साथ क्या होता है? घटता जाता है। इसका घटने का रेट बहुत स्लो होता है। नहीं तो इनिशियली कितना रहता है ये सबका मेजर्ड वैल्यू है, नहीं और समय के साथ वो कितना तेजी में घट रहा है उसको अगर पता कर लिया जाए तो किसी भी चीज का एज पता किया जा सकता है कि कोई भी चीज जो है वो कितनी पुरानी है। मेरी बात समझ आ रही है? इस पे क्वेश्चन हम लोग को है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। पहला ये बताया गया। दूसरा क्लियर करना है कि जो परमाणु बम का विस्फोट होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जिसको आप बोलते हो, नहीं तो परमाणु बम का जो विस्फोट होता है ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही फॉलो करता है। नहीं, किसी को फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही फॉलो करता है। यानी किसी देश में अगर परमाणु विस्फोट हुआ, नहीं किसी देश में अगर परमाणु विस्फोट हुआ तो उसका प्रभाव कितने साल तक रहेगा ये आप इसी इक्वेशन से निकालिएगा। क्योंकि परमाणु बम का जो विस्फोट है ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही फॉलो करता है। बस मेरा कोई परमाणु बम का विस्फोट हुआ तो उस परमाणु बम का आधा इफेक्ट खत्म होने में कितना समय लगेगा, पूरा इफेक्ट खत्म होने में कितना समय लगेगा, वो भी हम लोग इसी फॉर्मूला के मेथड से निकालेंगे। तो इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो 2-3 बात हम लोग समझे। नहीं, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे? इस फॉर्मूला से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कितने समय में कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ। क्या निकालेंगे? कितने समय में कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ। जैसे हम कार्बन 14 की मात्रा बोल रहे थे, नहीं कि आपके अभी 100 ग्राम है और 80 ग्राम बच गया यानी 20 ग्राम खर्च हो गया, तो 20 ग्राम खर्च होने में कितना समय लगा ये आप निकाल सकते हैं। तो कितना समय लगा तो मालूम चलेगा कितने पहले आप मरे थे। दिक्कत है? चलिए तो देखते हैं, देखा जाए काइनेटिक इक्वेशन। तो यहां से हम लोग को दिया हुआ है रिएक्टेंट ए और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? बी। ये दिया हुआ है। टाइम का वैल्यू 0, तो जिस समय टाइम का वैल्यू 0 है उस समय इसका कॉन्सेंट्रेशन ए है। टाइम 0 यानी घड़ी में टाइमर क्या कर लिए? 0 कर लिए। उस समय इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना मान लिए? ए। ध्यान रखना है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो शुरू नहीं हुआ तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा? 0। अब t बराबर टी टाइम पर यानी कुछ समय बीत गया, तो कुछ समय बीत गया तो कुछ रिएक्टेंट खर्च हुआ होगा। नहीं तो कुछ रिएक्टेंट खर्च हुआ तो मानते हैं कि x खर्च हो गया, तो ये कितना बना होगा? x बना होगा। नहीं, अब एट t बराबर टी टाइम पर हमको देखना है यहां पर रिमेनिंग यानी कितना बच गया, कितना बच गया। तो बताओ ये a था, x खर्च हो गया, कितना बच गया? a माइनस एक्स। इनिशियली a था, a में से x खर्च हो गया तो क्या बच गया? a माइनस एक्स। ये कितना बच गया? x। उतार दिए। नहीं, ध्यान रखना है। अब हम लोग को देखा जाए तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई जीरो टाइम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? a। कितना था? a। नहीं तो रिएक्शन का रेट इसी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। नहीं तो जब टाइम 0 है उस समय कॉन्सेंट्रेशन ए है, तो वो पूछेगा बताओ 0 टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के किस अमाउंट पे डिपेंड करेगा? तो ए पर। नहीं, ए पे डिपेंड करेगा।
टी बराबर टी टाइम पर, टी बराबर टी टाइम पर रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के किस अमाउंट पर डिपेंड करेगा, तो जो बचा है उस पर डिपेंड करेगा। क्या इस टी टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ध्यान रखना है, जो बच गया है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अब यही ना समय के साथ खर्च होगा। किस टाइम पर? टी टाइम पर। तो हम ऐसा लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान दो, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी डिपेंड्स अपॉन rate of reaction at a time t depends upon concentration a माइनस एक्स। किस पे डिपेंड करेगा? a माइनस एक्स पे डिपेंड करेगा। किस टाइम पर? t टाइम पर। ध्यान रखना है, ठीक। या ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि प्रोडक्ट बनने का जो रेट है टी टाइम पर जो प्रोडक्ट बनने का स्पीड होगा, प्रोडक्ट बनने का स्पीड, ये डिपेंड करेगा कि टी टाइम पर अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है। इस बात को ऐसे बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी, rate of formation of product at time t depends upon the concentration क्या लिखेंगे? a माइनस एक्स। बोलो दिक्कत है क्या? आगे बढ़े, चलो। अब ये बताओ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे? dx बाई dt। ये d का मतलब क्या है? चेंज, और x का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये d क्या है? चेंज, और x क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ चेंज इन टाइम, इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। dx बाई dt क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। नहीं, चलो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर k a माइनस एक्स, ऐसा लिखे तो दिक्कत है क्या? dx बाई dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। तो dx बाई dt का मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करेगा a माइनस एक्स पर, क्योंकि t टाइम पर यही रिएक्टेंट अब बच गया है। नहीं, तो t टाइम पे प्रोडक्ट कितना तेजी से बनेगा वो डिपेंड करता है कि t टाइम पर रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है। चलो इसी को फिर से लिखते हैं। यहां से हम लोग का आ गया dx बाई dt, यही हम लोग का आया था। इसमें a माइनस एक्स को यहां लाते हैं और dt को इधर ले आते हैं, dx बटा a माइनस एक्स के dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग इसका इंटीग्रेशन किया जाता है तो वैल्यू हम लोग को आता है माइनस एल एन ए माइनस एक्स। जैसे शायद पढ़े हो 1/x अगर कहीं दिया जाता है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है? एल एन एक्स लॉग एक्स लॉग टू द बेस ई आता है ना। नहीं, तो सेम उसी टाइप का है, ये भी 1/x के फॉर्म में है। तो अगर 1/x के फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? लॉग एक्स। नहीं, निगेटिव साइन आ रहा है इसके कारण, तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, और प्लस में क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन में c। तो हम लोग का वैल्यू आ गया माइनस एल एन ए माइनस एक्स टू के टी प्लस सी। इसको इंटीग्रेट करने पर ये वैल्यू आया। अब हमको c का वैल्यू निकालना है, ध्यान रखना है। तो हम यहां लिख रहे हैं फॉर द वैल्यू ऑफ c, for the value of c take initial condition, take initial condition। चलो हमको c का वैल्यू निकालना है,
नहीं, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इनिशियल कंडीशन को ले रहे हैं। तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या था, थोड़ा ध्यान से देखो। इनिशियल कंडीशन का मतलब टाइम जब जीरो था, जब टाइम जीरो था उस समय एक्स का वैल्यू क्या था, जीरो। तो t बराबर जीरो पर x का मान क्या है, जीरो। तो हम इसी वैल्यू को यहां पुट कर रहे हैं। हम यहां लिख रहे हैं कि एट t बराबर जीरो x बराबर क्या है, जीरो। और हम यहां लिख रहे हैं पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। और ये जो इक्वेशन हम लोग को आया है इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। t बराबर जीरो पर x का वैल्यू जीरो है, हम लोग देख चुके हैं। नहीं, तो इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट करो। पुट कर रहे हैं, देखो तो क्या आएगा, माइनस एल एन ए माइनस एक्स, एक्स का मान क्या रखना है, बराबर के गुना टी, टी का मान क्या रखना है, जीरो। तो के गुना जीरो प्लस में क्या रखेंगे, सी। चलो, तो सी का मान क्या आ गया, माइनस एल एन ए आएगा। ये जीरो हो गया, सी बराबर क्या बच गया, माइनस एल एन ए। अब ये जो सी बराबर माइनस एल एन ए आया उसको उठा के यहां पे पुट करो। नहीं, यानी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी, और सी के जगह पर क्या पुट करना है, माइनस एल एन ए। बोलो, इसमें दिक्कत है, किसी को दिक्कत है पहले बोल दो, आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी को हम लोग उतार रहे हैं, माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस एल एन ए, यही ना आया था। चलो, अब के टी को यहीं रहने देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये माइनस में है, इधर तो क्या होगा, प्लस में। तो ऐसा लिखें के टी बराबर एल एन ए, और इसको उतार रहे हैं माइनस एल एन ए माइनस एक्स। बोलो, दिक्कत है, किसी को दिक्कत तो बोलेंगे। ये हम लिख सकते हैं। अब ये एल एन का मतलब क्या होता है जी, लॉग टू द बेस ई, ध्यान रखना है। एल एन जब भी लिखा जाए तो इसका मतलब ही लॉग ही होता है, लेकिन इसका मतलब है कि इसके बेस में क्या है, ई है, ध्यान रखना है। अब हमको देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े हो क्या, लॉग ए माइनस लॉग बी को लिख सकते हैं लॉग ए बाई बी, ऐसा कोई पढ़े हैं, पढ़े हैं। तो यहां लिख सकते हैं एल एन ए बट्टा ए माइनस एक्स। तो यहां से आ गया के टी, और ये हो गया एल एन ए बट्टा ए माइनस एक्स। किसी को दिक्कत, चलो। अब हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो लॉग टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो बेस ई में नहीं दिया हुआ है, बेस 10 में दिया हुआ है। तो लॉग टू द बेस ई को बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना से, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, तो ये फॉर्मूला हमारा ऐसा बन जाए, के टी बराबर इसको बदल रहे हैं, लिखेंगे 2.303, और यहां से आ जाएगा लॉग, नहीं, अब इसका बेस क्या आ गया, 10, ध्यान रखना है। अब ये हो गया ए बटा ए माइनस एक्स, ए बटा ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब चलो, यहां से हमको टाइम का वैल्यू निकालना है, तो टी बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के, और यहां से आ जाएगा लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। तो जब भी केमिस्ट्री में एल एन लिखा रहे तो समझो कि लॉग टू द बेस ही है, जब भी लॉग लिखा रहे तो समझ जाओ कि बेस में क्या है, 10 है, ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन हम लोग को आया, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका कहलाएगा काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप देख लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें कम से कम 4 बार 5 बार रिपीट किया है, और सिंपली यही बोलता है कि प्रूव द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नहीं, तो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रूव करना हुआ तो जैसे बताया गया वैसे ही आपको करना होगा। नहीं, यानी आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे लिखा गया है वैसे वैसे आप लिखेंगे। नहीं, देख लो, दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब समझा जाए। ये आ गया टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। अब सबका मतलब लिखते हैं। इस टी का मतलब क्या है जी, टी का मतलब है टाइम। टाइम का यूनिट कुछ भी हो सकता है,
वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कितना देर में कंप्लीट हो रहा है। नहीं, सालों में हो रहा है तो टाइम का वैल्यू ईयर में आएगा, महीनों में होगा तो टाइम का वैल्यू मंथ में आएगा। चलो यहां पर जो के लिखा हुआ है, इस के का मतलब क्या है? के का मतलब रेट कांस्टेंट। चलो यहां पर ए लिखा हुआ है, ए का मतलब है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए माइनस एक्स ये था इनिशियल, ये था खर्च। नहीं तो इनिशियल में से खर्च अगर घटाएंगे तो क्या था? रिमेनिंग। क्या बचेगा? रिमेनिंग। तो ये जो ए माइनस एक्स है वो क्या है? बोलो, दिक्कत है? कर सकते हैं? नहीं, अब इसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन दे सकता है, ध्यान रखना है। जैसे सिंपल क्वेश्चन इस पे क्या दे सकता है, थोड़ा देखें। देखा जाए, यहां लिखा हुआ है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये दिया हुआ है, वाज 1.24 गुना 10 का पावर -2। ठीक है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 हम लोग को दिया है 1.24 गुना 10 का पावर -2 मोल पर लीटर। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट वाज 0.20 गुना 10 का पावर -2 मोल पर लीटर। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 318 केल्विन। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये तुमको कौन सा कंसंट्रेशन है? बोलो गधा सब। तो सब एकदम लाइंस खींचेंगे तब बुझाएगा। यहां लिखा हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन का मान कितना है? तो इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब ए का मान दिया हुआ है। ए का मान कितना है? ये दे दिया। चलो, द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट, यानी टाइम का मान कितना दिया है? आफ्टर 60 मिनट कितना कंसंट्रेशन बच गया है? ए माइनस एक्स का मान दिया है कितना? दिया हुआ है? नहीं, ए का वैल्यू पता है, ए माइनस एक्स का वैल्यू पता है, टाइम का वैल्यू पता है, पूछ कौन सी रहा है? के का वैल्यू पूछ रहा है। नहीं तो फॉर्मूला अभी पढ़े हुए हैं हम लोग को, अभी फॉर्मूला पढ़ाया गया है, फॉर्मूला में बताया गया है यहां से टी बराबर, चाहे हम इसको के बराबर लिखे, के बराबर 2.303, यहां पर क्या डाल देंगे? टी, क्या हो जाएगा? लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? दिखाएगा। अब चलो के का मान निकालना है तो के बराबर 2.303 बटा टाइम का मान कितना दिया है? 60, तो 60 रखेंगे। यहां पर आ गया लॉग, और ए का मान, तो ए का मान बताओ कितना है? 1.24 गुना 10 का पावर -2, और बट्टा में ए माइनस एक्स का मान कितना है? तो 0.20 गुना 10 का पावर -2 दिया हुआ है। नहीं तो क्या करना था? 10 का पावर -2 से 10 का पावर -2 काट देना था। यहां से के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई 60 उतार दिए, 2.303 डिवाइडेड बाई 60, और यहां से लॉग। अब 1.24, तो ये 124 नहीं सकते हैं इसको जी? नहीं, और बट्टा में क्या लिखेंगे? 20, क्योंकि इसका भी डेसिमल के बाद 2 अंक, इसका भी डेसिमल के बाद 2 अंक, तो इसका डेसिमल हटा के नीचे 100 आएगा, और इसका डेसिमल ऊपर 100 जाएगा, 100 से कट नहीं जाएगा। नहीं तो 124 बटा 20, इसको और काट सकते हैं कि नहीं? ये कितना होगा? 10, आई कितना होगा? 2 से 62 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं तो इसको हम लोग चाहें तो इसी को 6.2 लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं? लिख सकते हैं। तो के बराबर 2.303 बटा में कितना? 60, इसको लिख सकते हैं लॉग 6.2। तो बताओ ये साइंटिफिक फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? साइंटिफिक फॉर्म, हाँ 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 हाँ, लॉकटेल पढ़े थे, उसने कुछ वर्ड यूज किए थे क्या? तुम लोग सब धुनाई कैसे खोज रहा है सब। तो यहां 6.2, यहां पे कुछ क्या मानेंगे? 0। अब इसका मान देखना है तो क्या देखेंगे? 62 के 0 में। एनसीईआरटी बुक है, बोलिए।
7924, तो यहां पे आ गया हम लोग को 7924, और डेसिमल कहां सबसे आगे, और गुना में ये उतर गया कौन 2.303, और बट्टा में कितना 60। तो अब क्या ये सॉल्व करके हम के का मान निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? कुछ समझ में आ रहा है? तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का आएगा तो बन जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ध्यान रखना है। नहीं अब पढ़ना ही नहीं आए, नहीं जैसे लिखा हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन दिखाइए नहीं दे, फाइनल कंसंट्रेशन दिखाइए नहीं दे, फॉर्मूला यादें नहीं हो, तो नहीं बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन से पहले कुछ और पढ़ लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाएंगे। देखो तो यहां पे आ जाए, क्या लिख रहा है, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था क्या, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, ऐसे नहीं पढ़े थे? नहीं, अब अलग अलग बुक में इसी को अलग अलग तरीके से लिखता है। जैसे किसी बुक में देखिएगा तो ऐसे लिखेगा 2.303 बट्टा में टी, इसको लिखेगा लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन को ऐसे लिखता है A0। तो A0 का मतलब हुआ जीरो टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जीरो टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है उसे क्या कहते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं कि नहीं कहते हैं। बट्टा यहां पर ऐसे लिखा रहेगा A और यहां पर T, नहीं तो इसका मतलब हुआ T टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना बच गया है, T टाइम पर कितना बच गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो लिखना है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसी इक्वेशन को ऐसे भी बुक में लिखा रहता है, नहीं तो घबरा मत जाइएगा। इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिखा रहता है, यहां क्या लिखा हुआ है N0। तो यहां पर N0 क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये जीरो है यानी टाइम, नहीं यहां पर ये T है तो T का मतलब टाइम, T टाइम पर रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका दो तरह से बुक में लिखा रहता है, आपके एनसीईआरटी में इस तरह से भी लिखा हुआ है, नहीं तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखिएगा। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं तो केयर कीजिएगा। तो अगर ये कॉन्सेंट्रेशन आपको मिले इस तरह से लिखा हुआ तो इसका मतलब भी वही है जो इसका मतलब था। आगे बढ़े, चलिए अगला हम लोग को आता है हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। तो हाफ लाइफ का मतलब इसके नाम से इसका डेफिनेशन नहीं मिल रहा है जी। मान लो आप रिएक्टेंट का अमाउंट ले लिए 10 ग्राम, नहीं और 10 ग्राम का आधा कितना होता है 5 ग्राम, नहीं तो किसी भी रिएक्टेंट का जितना अमाउंट लिए हैं उसका आधा अमाउंट खर्च होने में जो समय लगता है उसी समय को क्या कहेंगे, हाफ लाइफ। दिक्कत है क्या? नहीं तो देखो तो लिखा हुआ है द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू the concentration of a reactant is reduced to 1/2 of its initial concentration, 1/2 of its initial concentration, यानी जितना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिए हुए हैं उसका आधा खर्च होने में जितना समय लगता है उसी समय को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन कहते हैं। दिक्कत है? अब चलो हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कौन से किया जाता है, टी हाफ। कैसे बन जाते हैं, टी हाफ, नहीं ये जो लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है टी और यहां पर 1/2 ऐसे, टी हाफ, ध्यान रखना है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है। ठीक, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास रिएक्टेंट था, तुम्हारे पास प्रोडक्ट भी था, ये हुआ रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। अब बताओ T बराबर 0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, A, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0। चलो T बराबर T टाइम पर यानी कि T बराबर T हाफ पर, T बराबर T हाफ पर, बताओ ये A था, अब कितना हो जाएगा A/2, ये कितना हो जाएगा A/2। चलो T बराबर T हाफ पर, ये कितना बच गया, A में से A/2 घटा, कितना बच गया A/2, ये कितना हो गया A/2। इतना में दिक्कत है नहीं। अब चलो ये बताओ कि हमको टाइम का फॉर्मूला भी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पढ़े हैं। चलो
टी बराबर, अब हम निकालना चाहते हैं कौन सी, टी हाफ। क्या निकालना चाहते हैं, टी हाफ। तो बताओ 2.303 अपॉन के, चलो लॉग ए मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है ए, तो ए के जगह पर ए को ही रहने देंगे, और ए माइनस एक्स का मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए बाई 2। इतना में दिक्कत, किसी को दिक्कत तो बोलेगा। चलिए अब ये दो कहां जाएगा, ऊपर, ए से कट जाएगा, टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के, क्या लिखेंगे, लॉग 2। नहीं तो लॉग 2 का मतलब 20 के जीरो में, तो 20 के जीरो में वैल्यू कितना आता है 30 10, 0.3010। चलो तो टी हाफ का मान हम लिख रहे हैं यहां से, लॉग 2 का मान बोलो, यही ना है 30 10, 0.3010। तो टी हाफ का मान निकाला गया 0.693 बट्टा में के, ध्यान रखना है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कोई पूछे कि बाबू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ का फॉर्मूला यही है, नहीं, टी हाफ बराबर 0.693 बटा के। इस फॉर्मूला में दिक्कत है कहीं किसी को, नहीं, तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं हाफ लाइफ का, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला सामने है, टी बराबर 2.303 अपॉन को लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। इसी फॉर्मूला से कौन सी का मान निकाले, टी हाफ का मान निकाले, तो टी हाफ का मान आ गया टी हाफ बराबर 0.693 बटा के। परेशानी है? अब ध्यान से देखो, यहां जो फॉर्मूला दिया गया है टी हाफ बराबर 0.693 बटा के, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो। इस फॉर्मूला में कहीं भी तुमको ए दिख रहा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिखाई दे रहा है, ए एक्स ए माइनस एक्स कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना है। तो ये भी कितनी बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, नहीं, कि किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान रखना है। नहीं तो ये पॉइंट भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग क्लियर करेंगे कि हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का मान आ गया, टी हाफ बराबर 0.693 बटा के। नहीं तो यहां से हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज ऑब्वियस दैट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, half life of first order reaction does not depend upon concentration of रिएक्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है, ये हाफ लाइफ जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन केयर रहेगा, ये नहीं बोल देना है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, काइनेटिक इक्वेशन। तो क्या काइनेटिक इक्वेशन जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि इसमें ए है, ए माइनस एक्स है। तो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है नहीं, लेकिन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इस फॉर्मूला में कहीं भी ए नहीं है, ए माइनस एक्स नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये सब पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा। बोलो, इसमें दिक्कत नहीं ना है? चलो यहां से देखो तो लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन में कितना लिखा हुआ है 10, रेट कॉन्सेंट्रेशन 20, रेट कॉन्सेंट्रेशन 30, रेट। तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ रहा है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या है, सेम है। इसमें कुछ गलती हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और हाफ लाइफ होना चाहिए। यहां पर क्या आएगा हम लोग का, यहां पर टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, यहां पर क्या लिखाएगा, हाफ लाइफ। चलो ध्यान देना है।
तो क्योंकि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का रिलेशन, तो हम लोग क्या बताया गया कि अगर कॉन्सेंट्रेशन 10 है उस समय भी हाफ लाइफ का मान 3 ही है, कॉन्सेंट्रेशन 20 हो गया तब भी हाफ लाइफ का मान कितना है, 3 ही है, और कॉन्सेंट्रेशन 30 हो गया तब भी हाफ लाइफ का मान कितना है, 3 ही है। नहीं तो अगर ऐसा डाटा दिया रहे कॉन्सेंट्रेशन के बीच में और हाफ लाइफ के बीच में, तो ये डाटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखना है। तो आपको अलग अलग डाटा भी दिए रहते हैं और उस डाटा पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन के चेंज करने से हाफ लाइफ चेंज कर रहा है, नहीं, इसका मतलब हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसा किस ऑर्डर में होता है, फर्स्ट ऑर्डर में। नहीं तो ये डाटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, ध्यान रखना है। तो यहां पे हम लिख सकते थे कि हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट changes but half life does not changes, half life does not changes, ध्यान रखना है। so this data represents फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये डाटा भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना है। ठीक, चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। ग्राफ की बात करें, देखो थोड़ा ध्यान से, यहां लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये है आपका हाफ लाइफ, ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन, हम पूरा करते हैं ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और ये क्या है, हाफ लाइफ। अब इनके बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं तो इनके बीच का ग्राफ देखो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहां से तुम देख सकते हो कि क्या दिखा रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब इतना है उस समय हाफ लाइफ का वैल्यू इतना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दिए तब भी हाफ लाइफ का मान कितना है, उतना ही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दिए तब भी हाफ लाइफ का मान उतना ही है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से क्या हाफ लाइफ का वैल्यू चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा है। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, ध्यान रखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है, ध्यान रखना है। ग्राफ दे देता है और आपसे बोलेगा टी हाफ दे देगा, हाफ लाइफ मतलब क्या, टी हाफ का मान दे देगा एक लाइन पर और एक लाइन पे कॉन्सेंट्रेशन दे देगा और स्ट्रेट लाइन खींच देगा और बोलेगा कि पहचानो कि ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं तो आपको पहचानना है। चलो अगला हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को आ रहा है रिलेशन बिटवीन टी एंड टी हाफ, पढ़ा जाए रिलेशन बिटवीन टी एंड टी हाफ। थोड़ा देखें हम लोग, अभी हम लोग टी का फॉर्मूला पढ़े हैं, ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े हैं। अच्छा अभी एक टी हाफ का फॉर्मूला भी पढ़े थे, तो यहां से हम लोग के का मान निकाल सकते थे। बोलो दिक्कत है, नहीं। अब केयर करना है कि यहां से जो के का मान हम लोग को आया, इस मान को उठा के इसे पुट करेंगे, ध्यान रखना है। ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया, नहीं, और के का वैल्यू ये आ गया, तो हम यहां बोल रहे हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करो। अगर पुट करें तो हम लोग क्या मिलेगा, देखो तो हम लोग को आ जाएगा t बराबर 2.303 अपॉन के जगह पर क्या लिखेंगे 0.693 और जो बट्टा में टी हाफ है वो कहां चला जाएगा, ऊपर। बाकी जो जैसा है वैसा उतर जाएगा, लॉग ए बट्टा ए माइनस 6। इसको और इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू आता है लगभग 3.32। तो 3.32 इंटू टी हाफ लॉग ए बट्टा ए माइनस 6। तो इस फॉर्मूला पे भी आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा,
कभी कभी ऐसा होता है कि टी हाफ का मान दे देता है, इनिशियल रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन दे देगा और आपसे टाइम का मान पूछ देगा। बस में आ रहा है ना? नहीं तो ये फॉर्मूला भी आपको काम में आएगा कि टी बराबर 3.32 इंटू टी हाफ लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला कैसे है, समझ में आ रहा है? दिक्कत है? तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ सकते हैं, देखा जाए। अगला हम लोग को इसमें आया है फुल लाइफ। अगला क्या दिया है? फुल लाइफ नहीं, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फुल लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फुल लाइफ का मतलब क्या होता है? वह समय जिस समय पे पूरा रिएक्टेंट खर्च हो जाए। नहीं, 10 ग्राम रिएक्टेंट लिए थे या 200 ग्राम जिस समय में खर्च हो जाए तो हम कहते हैं कि वही समय क्या कहलाएगा? फुल लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, तो चलो देखा जाए। रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट बदल रहा है कौन सी में? प्रोडक्ट में। टाइम 0 है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, प्रोडक्ट 0 है। टाइम टी हुआ, ये पूरा का पूरा खर्चा हो गया जी, क्योंकि हम फुल लाइफ निकाल रहे हैं। तो रिएक्टेंट पूरा खर्चा करेगा, आधा खर्चा करें? पूरा खर्चा कीजिए तो ये पूरा बनेगा। अब टी बराबर टी टाइम पर रिएक्टेंट कितना बच गया? ये कितना बच गया? ए। चलो फॉर्मूला बताओ, टी बराबर होगा, चलो टी फुल निकाल रहे हैं, फुल लाइफ। 2 बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन, वो तो यही है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगा नहीं। अब बताओ, यहां से हम लोग को निकालना था फुल लाइफ, तो टी फुल बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए बाई 0 का मतलब हुआ इनफाइनाइट। टी फुल बराबर 2.303 अपॉन के लॉग इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट। टी फुल बराबर इनफाइनाइट में किसे गुना कर दो, वैल्यू क्या आता है? इनफाइनाइट। यानी अगर कोई पूछता है भाई कि फुल लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, फुल लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वैल्यू कितना आएगा, तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। ध्यान रखना है। नहीं, यानी अगर कोई रिएक्शन फुल लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है नहीं, तो वो रिएक्शन बहुत लंबे टाइम तक चलती है, वो रिएक्शन जल्दी खत्म नहीं होती है। जैसे याद करो, हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, क्या उस परमाणु बम का प्रभाव खत्म हो चुका है? अभी भी उसका प्रभाव है नहीं, तो अभी भी उसका प्रभाव है। कितना दिन पहले गिराया गया था? तो हम बताए थे कि परमाणु बम का जो विस्फोट होता है ये भी किस ऑर्डर को फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फुल लाइफ निकलेगा? इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। ध्यान रखना है। नहीं तो कितना भयंकर है देख लीजिए। बोले इतना में दिक्कत है? तो फुल लाइफ समझ गए, हाफ लाइफ समझ गए, दिक्कत है ना? है अब देखिए, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन सब दिया गया है नहीं, तो आपका होमवर्क क्या हो गया? ये जितना भी क्वेश्चन दिया गया है 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में भी क्वेश्चन है, 27 में भी क्वेश्चन है। बताइए, यानी 5-6-7 क्वेश्चन है आपके पास। तो 5-6-7 क्वेश्चन बना के लाइएगा। मतलब कल आप लोग बना के लाइए और उसके बाद जो फंसेगा वो पूछ लीजिए कल। ठीक है, तो कल आप लोग ये सब बना के लाएंगे। चलिए।